मुझसे किसी का बुरा नहीं देखा जाता। आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी। मेरे हाथों में लगी मेहंदी जब सुरेश देखते हैं तो पूछते हैं, यह मेहंदी किस खुशी में लगाई है? कोई शादी ब्याह, तीज त्योहार या व्रत उपवास है क्या? मैंने भी प्रश्न ही कर दिया। आपको मालूम है मुन्नी की शादी तय हो गई है। कौन मुन्नी? सुरेश जी कहते हैं। आप भी बड़े कमाल करते हैं। अरे हमारे पड़ोस विकास जी की बेटी, जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरी बात अधूरी ही रह गई जब सुरेश ने बात काटते हुए प्रश्न किया, वही मुन्नी जिसे हमारे बेटे विशाल ने रिजेक्ट कर दिया था? रिजेक्ट नहीं किया था, मैं गुस्से में बोल पड़ी, मानो मेरा अपना अपमान हुआ हो। उसे शिल्पा पसंद थी, वह उससे प्यार करता था। खैर वो सब पुरानी बातें हो गई। मुझे तो खुशी है मुन्नी को भी अच्छा घर बार मिल गया, शादी अच्छे से संपन्न हो जाए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में ही क्यों सोचती रहती हो? कहते हुए वो अखबार पढ़ने लग गए। मैं सोच में डूब गई। शायद बेटा विशाल और ये ठीक ही कहते हैं। न जाने क्यों मुझसे किसी का बुरा सोचा ही नहीं जाता, चाहे वह अपना हो या अजनबी। हमेशा हर एक के लिए दुआ ही निकलती है। सुरेश ने कई बार समझाने भी लग जाते कि तुम्हें थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। दूसरों की खुशी के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं चाह कर भी अपने आप को बदल नहीं पाती हूँ। मुन्नी के साथ अनजाने में मुझसे जो गलती हुई थी वह मुझे हमेशा सताती रहती थी। मुन्नी मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। मैं उसे अपनी बहू बनाने का सपना भी देख रही थी। अपना यह सपना मैं मुन्नी और उसके घर वालों से भी कह चुकी थी और वे लोग भी मुन्नी और विशाल के रिश्ते से खुश थे। विशाल दिल्ली में नौकरी करने लगा था। जब वह छुट्टी लेकर आया तो मैंने अपने मन की बात विशाल के सामने रख दी। हालांकि पहले भी मैं उसे मधु को लेकर छेड़ती रहती थी, लेकिन इस बार जब उसने मुझे गंभीर और शादी की तिथि निश्चित करने के लिए जोर डालते देखा तो वह भी गंभीर हो उठा। मम्मी, मैं अपनी सहकर्मी शिल्पा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। विशाल की यह बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। पर बेटे, प्लीज़ मम्मी, शादी मेरा पर्सनल मैटर है। मैं इसमें आपकी पसंद को अपनी पसंद नहीं मान सकता। मुझे उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं उससे वादा कर चुका हूँ और मैं वह वादा नहीं तोड़ूंगा। मुन्नी हर तरह से तुम्हारे लिए सही है बेटा, पर माँ, मैं जिस लड़की से प्यार ही नहीं करता उससे शादी नहीं कर सकता। विशाल इतना कह चला गया। सुरेश जी ने भी मुझे ही दोषी ठहराया। गलती तुम्हारी है। तुम्हें मुन्नी या उसके घर वालों से कोई भी बात करने से पहले विशाल से एक बार पूछ लेना चाहिए था। मैंने अपनी गलती मान ली थी। मुन्नी और उसके घर वालों से मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी। मुन्नी ने तो मेरी मजबूरी समझ ली थी, पर उसके घर वाले मेरी मजबूरी समझ नहीं सके और गुस्सा कर मुझे 2 बात सुना भी दिए। आखिर गलती मेरी थी। संबंध भले ही फिर सामान्य हो गए, लेकिन पहले जैसी वो बात नहीं रह गई थी। विशाल की शादी में वे लोग शामिल नहीं हुए। पूरा परिवार ही शहर के बाहर चला गया। हमेशा की तरह मैंने यही कामना की थी कि मुन्नी को भी जल्दी से अच्छा घर मिल जाए और एक दिन मुन्नी की माँ खुशी खुशी शादी का कार्ड दे गई थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। अच्छा लड़का इंजीनियर था। सच कहूँ बहन, आपसे भी ज़्यादा आज मैं खुश हूँ और इसी खुशी में मैंने अपने हाथों में मेहंदी रचा ली थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा पति का व्यंग भी मेरी खुशी को कम नहीं कर सका था। खुशी खुशी से मैंने शादी की सभी रस्मों में भाग लिया और भारी मन से बेटी की तरह मुन्नी को विदा भी किया। शिल्पा भी बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे उस पर भी बेटी सा स्नेह उमड़ आता था। विशाल अपनी पत्नी शिल्पा से कहता, मम्मी को सब में अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं, अजनबियों से भी रिश्ता जोड़ लेती हैं, फिर तुम तो उनकी इकलौती बहू हो, तुम पर तो जितना प्यार उमड़े कम है। शिल्पा कहती है, आप सही कह रहे हैं।
उनके साथ पूरा सप्ताह कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। विशाल और शिल्पा वापस दिल्ली चले जाते हैं अपने काम पर। उनके जाने के बाद एक दिन बाजार में सब्जी खरीदते हुए मुझे मुन्नी मिल गई। उसे देखते ही मेरा चेहरा एकदम खिल उठा, लेकिन जब ध्यान से उसकी तरफ देखा तो जी धक से रह गया। सूनी मांग, सूनी कलाइयाँ, सूना माथा और भावना शून्य चेहरा। मुझे चक्कर सा आने लगा। पास के खंबे को पकड़कर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने पूछा, कब आई तुम और यह क्या है? वह खुद को रोक ना सकी और मेरे सामने रोने लगी। मेरे गले लगकर वह देर तक फूट फूट कर रोती रही। खत्म हो गया आंटी, एक दुर्घटना में वे चल बसे। ससुराल वालों ने अशुभ कहकर दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया तो मैं यहाँ आ गई। कुछ दिन तो यहाँ पर सब ठीक रहा, पर अब भाभी ताने देने लगी हैं। अपने घर वाले ही मुझे अब बोझ समझने लगे हैं। माँ सब कुछ देखती समझती है पर कुछ कर नहीं पाती है। ये जीवन बोझ लगने लगा है, मरने का मन करता है अब। मैंने कहा, होश में आओ, पागल हो गई हो? ऐसा सोचना भी मत। चलो मेरे साथ घर चलो। उसका मुंह हाथ धुलाकर मैंने उसे चाय पिलाई। जब उसका मूड कुछ ठीक हो गया तो मैंने बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा, तुम तो काफ़ी पढ़ी लिखी हो, पति की जगह नौकरी पर क्यों नहीं लग जाती? आप ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन मेरे ससुराल वाले देवर को उनकी जगह नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहला हक तो तुम्हारा है। यदि तुम आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीना चाहती हो तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर तुम्हारे पास नौकरी रहती है तो तुम्हें किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। तुम आखिर कब तक इधर से उधर भटकते रहोगी? लेकिन आंटी, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कैसे क्या करना है। एक आइडिया है, विशाल उसी शहर में है, मैं उससे कहती हूँ, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। मैंने विशाल को सारी बात बता दी। क्या माँ, आप हर किसी के मामले में टांग क्यों डालती रहती हो? पर जवाब में मेरी ओर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो तुरंत उसने मन में क्या चल रहा है जान जाता है। ठीक है मम्मी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देखता हूँ। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद विशाल की कोशिश रंग लाती है और मुन्नी को नौकरी मिल जाती है। वह बेहद खुश थी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि मेरी गलती का थोड़ा तो पश्चाताप हो सका। एक दिन मुन्नी की माँ मिल गई। उन्होंने यह कहते हुए मेरा बड़ा एहसान माना कि मैंने मुन्नी को नई जिंदगी दी है। मैं आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगी? मैं तो चाहती हूँ उसका फिर से घर भी बस जाए और वह पहले की तरह फिर से खुश रहने लगे। अभी उसकी उम्र ही क्या है। कुछ दिनों बाद मुन्नी की माँ ने ही एक दिन बताया कि मुन्नी ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले सहकर्मी से शादी कर ली है। उनकी यह खबर सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, मुन्नी को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा है। उसके लिए कुछ करने से मुझे कभी रोकना मत। वैसे प्यार तो मुझे अपनी बहू शिल्पा से भी बहुत हो गया था। मुझे हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती थी। छुई मुई सी लड़की कैसे ऑफिस और घर दोनों की जिम्मेदारियां संभालती होगी। विशाल से जब भी बात होती तो मैं उसे शिल्पा की मदद और ख्याल रखने की सीख देना नहीं भूलती। कुछ महीने बाद जब मुझे पता चला कि वह गर्भवती है तो एक ओर तो मैं हर्ष से फूली नहीं समाई, लेकिन दूसरी ओर उसके स्वास्थ्य की भी चिंता मुझे दिन रात सताने लगी थी। मैंने डरते डरते सुरेश जी से अपने मन की बात कही। मैं चली जाती हूँ दोनों के पास उन्हें संभालने। शिल्पा बेचारी कैसे अकेले सब कर रही होगी। अभी मात्र 2 महीने हुए हैं, उसे 9 महीने इसी अवस्था में गुजारने हैं। तुम कब तक उनकी देखभाल करोगी? वे बच्चे नहीं हैं, अपने आप को और अपने घर को संभाल सकते हैं। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो वे अपने आप तुम्हें बुला लेंगे और तभी तुम्हारा जाना सही भी होगा। तुम अगर अपनी मर्जी से चली जाती हो तो वो लोग क्या समझेंगे? मैं कहना चाहती थी, भला अपनों के काम आने में इतना क्या सोचना और देखना, पर जानती थी मेरा ऐसा कहना सुरेश जी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए चुप रह गई। पर गुपचुप तैयारियां करना मैंने शुरू कर दिया था। बहू के लिए खूब सारे मेवे
सूखे मेवे खरीद लाई थी, कोई जाएगा तो साथ भिजवा दूंगी। इसी बीच खबर मिलती है कि मुन्नी भी गर्भवती है। मैंने मुन्नी की माँ से मिलकर उन्हें बधाई दी। उनसे बात ही बात में पता चला कि वे मुन्नी के पास ही जा रही थी। मैं तुरंत घर लौटी, मेवे का पैकेट खोलकर उसके 2 पैकेट बनाए और तुरंत मुन्नी की माँ को लाकर थमा दिए। यह एक पैकेट विशाल के लिए और दूसरा मुन्नी के लिए है। मैं विशाल से फ़ोन पर हमेशा यही कहती, ज़रा सी भी दिक्कत हो तो मुझे निसंकोच फ़ोन कर देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल माँ, यह भी भला कोई कहने की बात है। शिल्पा की डिलीवरी का समय पास आ गया था। उसने अब ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। आपस में सलाह मशवरा कर उन्होंने हमें सूचित किया कि डिलीवरी के समय मैं शिल्पा के पास रहूं। यह तय हुआ कि डिलीवरी के बाद कुछ वक्त गुजार कर मैं लौट आऊंगी और तब शिल्पा की माँ आकर सब संभाल लेंगी। शिल्पा का समय पूरा हो चुका था, पर उसे अभी तक लेबर पेन आरंभ नहीं हुआ था। डॉक्टर की सलाह पर हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अभी हम पूरी तरह व्यवस्थित भी नहीं हो पाए थे कि पास ही दूसरी प्रसूता को देख मैं चौंक उठी। यह तो मुन्नी थी। वह दर्द से कराह रही थी। कुछ समय बाद ही उसने एक बेटे को जन्म दे दिया। अब बस शिल्पा की चिंता थी। डॉक्टर ने चेकअप किया। सामान्य प्रसव के कोई आसार न देख ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने का निर्णय लिया गया। मैं बार बार शिल्पा के सुरक्षित प्रसव की कामना कर रही थी। मुन्नी और उसकी माँ ने मेरी बेचैनी देखी तो मुझे धीरज बंधाते हैं। जब तक शिल्पा ऑपरेशन थिएटर में रही और विशाल बाहर चक्कर काटता रहा, उस दौरान मुन्नी की माँ ने बातों से मेरा दिल बहलाए रखा। डॉक्टर ने जब जच्चा बच्चा दोनों के सुरक्षित होने की सूचना दी तब ही मुझे चैन पड़ा। घर में पोती आई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन यह जानकर मेरी चिंता बढ़ गई कि नवजात बच्ची बहुत कमज़ोर है। शिल्पा की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर उसे दूध भी नहीं उतर रहा था। डॉक्टर के अनुसार बच्ची को यदि कुछ समय तक किसी नवप्रसूता का दूध मिल जाए तो उसकी स्थिति संभल सकती थी। आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं इसे दूध पिला दूं? मुन्नी ने स्वयं कहा तो हम एक बार में तो चौंक गए। मुन्नी की माँ ने बच्ची को तुरंत मुन्नी की गोद में डाल दिया। मुन्नी ने उसे प्यार से आंचल में ढाँप लिया और दूध पिलाने लगी। 3 दिन हो गए थे। सुरेश जी भी आ गए थे। मुन्नी जितनी बार अपने बेटे को दूध पिलाती, याद से गुड़िया को भी पिला देती। 4 दिन डॉक्टर ने चेकअप किया। मुन्नी की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी थी। गुड़िया की तबीयत संभल गई थी, लेकिन शिल्पा को अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहना था। उसके घाव अभी भरे नहीं थे। गुड़िया को माँ से दूर भी नहीं किया जा सकता था और अभी कुछ दिन उसे और ऊपर के दूध के साथ माँ के दूध की ज़रूरत थी। हम सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि मुन्नी बोल पड़ी, हमारा घर पास में ही है, मैं इसे दूध पिलाने आती रहूँगी, साथ ही ऊपर का दूध भी बनाकर लाती रहूँगी। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। मुन्नी की माँ भी तुरंत बोल पड़ी। 5-6 दिन तक माँ बेटी का यही काम चलता रहा। मुन्नी न केवल गुड़िया को दूध पिला जाती बल्कि ताज़ा गुनगुना दूध बनाकर भी ले आती। कभी शिल्पा के लिए खिचड़ी दलिया भी ले आती। विशाल और उसके पापा ये सब देखकर अचंभित रह जाते। अपनी अब तक की सोच पर शर्मिंदगी के भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई देते थे। मैं मुन्नी को बार बार कहती, तुम्हें इतना काम अभी नहीं करना चाहिए, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती। एक दिन नर्स ने मुझसे पूछ भी लिया, क्या रिश्ता है आपका इस लड़की से? मैंने कहा, इंसानियत का रिश्ता जिसके तार मन से जुड़े होते हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।